हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जोर शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम और जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे आरबीएसई वगैरह, तो इनके भी एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं। इसी वजह से ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें हम चैप्टर को अ, उस हिसाब से पढ़ेंगे ताकि हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए कम समय में। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी चीज़ें जानने को मिले इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, ये जो लेक्चर होने वाला है ये न्यूक्लियस चैप्टर के बारे में होने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 12th का एक चैप्टर है न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसको मैंने दोनों लैंग्वेज में, मतलब जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि डिजाइन ही इस हिसाब से किया है। मैं दोनों लैंग्वेज में आपको समझाता जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक लैंग्वेज में आपको जैसे दिक्कत आएगी। कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होते हैं, उनको लगता है कि अगर मैं सर की क्लास देखूंगा तो मेरे को क्या फायदा होगा क्योंकि ये तो सारा इंग्लिश में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर, और कई इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो हैं उनको लगता है कि कहीं ये सर हिंदी में पढ़ाएंगे तो हमको क्या समझ में आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप बस इस वीडियो के शुरू से आखिर तक बने रहिए, आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। और करना क्या है, बस आपको इसको वीडियो को ध्यान से देखना है, मेरे साथ सीखना है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई, किसने की, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी है ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक की खोज। नाभिक की खोज किसने की भाई? डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी करने वाले यानी नाभिक की खोज करने वाले कौन थे? तो ये बात है 1911 की। आप सभी ने पढ़ा होगा एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा आपने। हिंदी में कहते हैं इसे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग में हमने देखा था कि एक गोल्डन फॉइल पर बॉम्बार्डेड करवाया गया था न्यूट्रॉन को, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्डेड करवाया। किस पर करवाया? गोल्डन फॉइल पर। किसने करवाया? गाइगर और मार्सडेन ने। किसने करवाया था? गाइगर व मार्सडेन। मार्सडेन, गाइगर एंड मार्सडेन, ये नाम याद कर लो। इन्होंने क्या किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। गोल्डन फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्डेड करवाया। जिससे क्या हुआ, कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया जिसमें क्या मिला हमें कि भाई ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स के आर पार चले गए थे गोल्डन फॉइल के, और कुछ जो थे वो स्कैटर्ड हो गए थे, यानी बिखर गए थे, प्रकीर्णन हो गया था जिनका। अब इस बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था। ये सब पढ़ चुके हो आप, है ना? तो अब सुनिए, इसी समय उसी मॉडल में रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में नाभिक के बारे में यानी कि न्यूक्लियस के बारे में बात की थी। ठीक, तो इसलिए 1911 में प्रोफेसर रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना? तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कब हुआ? 1911 में। किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। राइट। अब एक चीज और देखिए, अब न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है भाई? न्यूक्लियस के अंदर यानी नाभिक के अंदर क्या होता है? तो नाभिक के अंदर दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, एक का नाम है प्रोटॉन और दूसरे का नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन दोनों को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कहते हैं, राइट। जैसे अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स, है ना,
तो वैसे ही न्यूक्लियस में रहने वाले क्या हो गए? न्यूक्लियॉन, है ना? समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है ना यहां तक? तो न्यूक्लियस में रह रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियॉन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियॉन। चले आगे। अच्छा, अगर हम बात करें प्रोटॉन की डिस्कवरी की, तो भी प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया? तो प्रोटॉन की डिस्कवरी करने वाले कौन थे? डिस्कवरी मतलब खोज। प्रोटॉन की खोज किसने की भाई? तो देखो, सुनना ध्यान से, 1885, वापस सुन लेना, 1885 कैनाल रेस को डिस्कवर किया गया था। कैनाल रेस को क्या किया गया था? खोजा गया था। कैनाल किरणों को, कैनाल किरणों को खोजा गया, है ना? कैनाल किरणों को खोजा गया। कौन, किसने खोजा? अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने। किसने खोजा? अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, ठीक, ई गोल्डस्टीन कह सकते हैं। अब कई सारी बुक्स में लिखा रहता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की, लेकिन इन्होंने कैनाल रेस की डिस्कवरी की। कैनाल रेस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, बट उनको नाम प्रोटॉन 1917 में मिला, और देने वाले कौन थे? अगेन प्रोफेसर रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, ठीक है, याद रहेगा। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1932 में जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं यहां पर, जेम्स चैडविक। आई बात समझ में? तो अभी हमें यह समझ में आ गया कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं कलेक्टिवली। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। और प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय हम रदरफोर्ड को देंगे, हालांकि कई बुक्स के अंदर ई गोल्डस्टीन लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में जेम्स चैडविक ने की। चलें आगे। इतना तो याद हो गया मेरे हिसाब से। अगर कोई पूछ ले कि बताइए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई, तो जवाब आ जाएगा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना, तो न्यूक्लियस जो है वो किससे बनता है? तो मैंने ये पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, जिसे हम कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब इसका एटॉमिक, जैसे अपन एटॉमिक सिंबल लिखते हैं ना, तो उसमें क्या लिखते हैं देखिए जरा, एक मिनट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये बाकी सारी चीजें शायद क्लियर नहीं होंगी। अगर आपको क्लियरली विजिबल है तब तो ठीक बात है, नहीं तो फिर भी मैं आपकी सुविधा के लिए यहां साइड में लिख दूंगा। जैसे एक एलिमेंट लिखा हमने एक्स, तो ये एक्स बता रहा है हमें, एलिमेंट बता रहा है। क्या बता रहा है? एलिमेंट बता रहा है। क्या बता रहा है? एलिमेंट बता रहा है। कौन बता रहा है? एक्स। इसके नीचे ये जो जेड लिखा हुआ है, ये है एटॉमिक नंबर। यहां लिखा हुआ भी है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक्चुअल में बता रहा होता है कि कितने प्रोटॉन है उस न्यूक्लियस के अंदर। और ए जो है वो है मास नंबर। ठीक है, ए क्या है? मास नंबर, जो बताता है हमें कितने न्यूक्लियॉन है। वापस सुनना ध्यान से बच्चों, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जो हमारा जो जेड है, जेड को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं, है ना? और ये बताता है हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉनों की संख्या बताता है। प्रोटॉनों की संख्या बताता है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है Z। इसी तरीके से अगर A जो है, A हमारा मास नंबर बताता है। क्या बताता है? मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या बताता है। क्या बताता है? द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। इससे अब ये क्या बताता है हमें? ये बताता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी किसी नाभिक के अंदर न्यूक्लियॉनों की संख्या कितनी है, न्यूक्लियॉनों की संख्या कितनी है, ये बताता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं, है ना। वैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वैसे तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखिए परमाणु क्रमांक Z, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, atomic number of an element is the number of protons present inside the nucleus of an atom। फिर हिंदी में इसे लिखा है मैंने, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु के नाभिक के भीतर उपस्थित प्रोटोनों की संख्या होती है। तो जो मैंने पीछे लिखा वो यहां पर लिखा हुआ है लैंग्वेज फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, मास नंबर ए, तो मैंने यहां लिख दिया है मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट, यानी किसी तत्व के की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या बताता है। तो ये मैंने लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख दिया है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो देखिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अभी ये चलेंगे यहां पर, लेकिन पहले समझेंगे। देखिए जैसे मैंने लिखा सोडियम, ये सोडियम का है सिंबल, यहां लिखा मैंने 11 और यहां लिखा 23। अगर कोई मुझे कहे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है तो मैं क्या कहूंगा, इसका एटॉमिक नंबर हुआ, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 11, नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ऊपर वाला नंबर मास नंबर होता है, तो मास नंबर कितना हो गया बच्चों, मास नंबर हो गया अपना 23। हिंदी में एटॉमिक नंबर को कहते हैं परमाणु क्रमांक। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, वो इस वर्ड पर ध्यान दें, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु क्रमांक, है ना। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर नीचे वाला नंबर बताता है परमाणु क्रमांक। मास नंबर को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या बताता है ऊपर वाला नंबर, यानी मास नंबर क्या है, ऊपर वाला नंबर, ये मास नंबर है। आप रिलेटिवली जो भी आपके, जैसे आप हिंदी मीडियम से अगर बिलोंग करते हैं तो आप हिंदी मीडियम के वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपको हिंदी को देखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इंग्लिश वाला जो वर्ड है उसको याद करने, उसे मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। ये ऊपर वाला नंबर क्या बताएगा, ऊपर वाला नंबर बताता है मास नंबर, नीचे वाला नंबर बताता है एटॉमिक नंबर। हिंदी में इसको ऊपर कहते हैं द्रव्यमान संख्या, इसको क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो अपने अपने मीडियम के हिसाब से आप अपने इन सब शब्दों को याद करते जाइए, क्योंकि कीवर्ड्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चों। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नीचे वाला नंबर ही बताएगा, यानी 11 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 11 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो आप क्या करेंगे, ए में से Z को माइनस कर देंगे। अब यहां पर ए कितना है हमारे पास, ए है अपने पास 23 और Z है हमारे पास 11, माइनस करेंगे तो बचेगा 12, यानी प्रोटॉन यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है, 12 है न्यूट्रॉनों की संख्या। इसके अलावा देखिए, अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियॉनों की संख्या, और न्यूक्लियॉनों की संख्या इन दोनों को मिला के, यानी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को मिला के कहते हैं, यानी 11 और 12 वापस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, जो कि मास नंबर है। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? चलें आगे। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। जैसे मैंने लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहां लिख दिया 13 और यहां लिख दिया 27। तो अगर मुझे कोई पूछे कि भाई Z क्या है यहाँ पर, तो Z कहूंगा मैं 13 है, मास नंबर अपना 27 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर कोई पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 13, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
तो कैसे निकालेंगे बच्चों? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम A में से Z को माइनस कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा 27 माइनस 13 एंड दैट इज इक्वल्स टू 14। भाई 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, है ना? तो ये यानी कि इसमें प्रोटॉन तो 13 है, न्यूट्रॉन 14 है, टोटल जोड़ो तो वापस 27 हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो हो गए टोटल 27। आई होप आपको अच्छे से यहां पर क्लियर हो चुका है। क्लियर है ना? चलें आगे। देखिए, इसके बाद आ जाते हैं एटॉमिक मास यूनिट पर। एटॉमिक मास यूनिट को हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, जिसे हम यूनिफाइड मास को हम हिंदी में कहेंगे एकीकृत, एकीकृत द्रव्यमान। बच्चों, थोड़ा सा आप अगर अलर्ट मोड पर बैठेंगे तो इससे आपको फायदा होगा, आपको याद होंगी चीजें। जो शब्द लिखे जा रहे हैं आप उनको देखो और उन पर गौर से उनको देखना है ना, उन पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करो, जिससे क्या होगा वो आपके दिमाग में स्टोर होगा। देखो, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कोई है ना ऑनलाइन क्लास ले रहा होता है ना, मैंने तो ऑफलाइन में भी देखा है, ऑफलाइन में बच्चा सामने बैठा होता है लेकिन वो उस चीज को समझ ही नहीं रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में पैरेलल कुछ ब्लॉक ख्याल चल रहे होते हैं। बच्चों, एक चीज सीख लो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में दूसरे जो पॉपअप विंडो जो चालू हो जा रहे हैं उसको बंद करना है। समझे कि नहीं समझे? ध्यान भटकता है बट उस ध्यान को केंद्रित करना भी आप ही का कर्तव्य है। ठीक है, देखिए आगे। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसे एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। बेसिकली ये जो बहुत कुछ लिखा हुआ है ये सब आप इंग्लिश मीडियम वाले तो पढ़ लो, हिंदी मीडियम वालों मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, मतलब इसका शॉर्ट में समझाऊंगा। जो काम की बात है, काजू पॉइंट है, जो याद करना है वो बताऊंगा, वो याद कर लो अच्छे से। ठीक है, देखिए अब इंग्लिश मीडियम वाले यहां ध्यान देना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? द यूनिट टू एक्सप्रेस एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। Atomic mass unit is defined as 1/12 of the mass of the carbon atom। अब ये जो भी लिखा है ना अभी आ जाएगा समझ में। देखो, हमने क्या कहा कि ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। क्या है? नाभिक है। अब इसके अंदर कौन है? देखो, तो मैं दो अलग अलग कलर चूज कर ले रहा हूं। जैसे एक व्हाइट कलर चूज कर ले रहा हूं फॉर न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, तो यहां पर 3 न्यूट्रॉन है, यानी ये जो व्हाइट डॉट है ये हमें बता रहा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बता रहा है, न्यूट्रॉन, है ना। और इसके अंदर मैं कुछ रेड डॉट भी लगा दे रहा हूं। ये रेड डॉट जो है ये हमें बता रहा है, रेड डॉट हमें बता रहा है, मान लो प्रोटॉन बता रहा है। क्या बता रहा है? प्रोटॉन्स। क्लियर? व्हाइट डॉट क्या बता रहा है? व्हाइट डॉट बता रहा है न्यूट्रॉन, रेड डॉट हमें बता रहा है प्रोटॉन। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अब इनमें से आपको क्या लगता है, क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अलग अलग होता है बच्चों? सुनना ध्यान से। यस, अलग अलग तो होता है पर ज्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान देखूं, तो कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ये होता है प्रोटॉन का। ऐसे ही अगर मैं न्यूट्रॉन की अगर बात कर लूं तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है 1.676। अरे, ये तो ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है यार, ये तो लगभग बराबर ही है। इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, यानी ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इससे बहुत कम होता है, लगभग इनसे 2000 गुना हल्का होता है। या यूं कह दो कि इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है, ऐसे ऐसे 2000 के आसपास इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठा कर लें तो उसका वजन एक प्रोटॉन के बराबर होगा। वापस बोल रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। अगर मैं क्या करूं, 2000 के आसपास इलेक्ट्रॉन ले लूं और उसका वजन करूं तो वो लगभग एक प्रोटॉन के मास के बराबर आएगा, यानी एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर आएगा। समझ में आई बात? तो यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों,
वो बहुत ही कम है, और वो कितना होता है 9.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 किलोग्राम होता है। अब सुनना, पर ये अचानक से कहां पर हम चले आए, हम तो पढ़ रहे थे एएमयू, कुछ नहीं, अभी देखो समझ आएगा। अब इनमें से ये जो दोनों हैं, हमें इससे मतलब नहीं रखना, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का है, और अभी इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होता भी नहीं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता भी नहीं है, इसको तो छोड़ दो। हमें इन दोनों को देखना है, किस किस को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो इनका मीन मास निकाल लो। तो इनका मीन मास जो निकलता है वो कहलाता है 1 AMU। क्या कहलाता है? 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इंग्लिश मीडियम वाले भी याद कर लें AMU, और सॉरी हिंदी मीडियम वाले भी याद कर लें AMU। क्यों? क्योंकि भैया सीधी सी बात है यार, AMU का फुल फॉर्म अपन अगर लिखते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो अच्छा थोड़ा लगता है, उसको एटॉमिक मास यूनिट ही बोलो आप। क्या बोलोगे? एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलोगे? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब ये कितना होता है बच्चों, AMU कितना होता है? तो एक AMU मैंने कहा ना इनका मीन मास होता है, तो लगभग कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। और इसे ही हम कह रहे हैं 1 AMU, या कह रहे हैं 1U, 1 यूनिफाइड मास, 1 यूनिफाइड मास। ठीक है। और मतलब ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमें मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन बता रहा है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान बता रहा है, एक न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का द्रव्यमान बता रहा है। समझ में आ गई बात यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से यहां तक तो। अब इसे ही हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये अगर मैं कार्बन 12 ले लूं, क्या ले लूं? कार्बन 12, एक कार्बन का आइसोटोप है। भी कार्बन के भी आइसोटोप्स अलग अलग होते हैं, अभी मैं बता दूंगा आइसोटोप यानी समस्थानिक क्या होते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी याद कर लो कि कार्बन 12 का एक एटम ले लें, एक परमाणु, एक एटम ले लें, किसका? कार्बन 12 का। तो उसके बराबर टुकड़े कर दें, कितने? 12 टुकड़े कर दो। तो जो निकल करके आएगा वजन या मास, द्रव्यमान, उसे हम कहेंगे 1 AMU। कार्बन 12 एटम के कितने टुकड़े करने हैं? 12 टुकड़े। उसमें से एक टुकड़ा लेंगे ना, उसका जो वजन होगा, उसका जो द्रव्यमान होगा, उसका जो मास होगा, उसे हम क्या कहेंगे? 1 AMU कहेंगे। आई होप अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। या फिर कह दो कि हाइड्रोजन परमाणु जो है, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, इसका जो भी मास है वही क्या है? 1 AMU है। समझ आई बात कि नहीं आई? हाइड्रोजन पर जो एटम है, हाइड्रोजन एटम का जो मास है बच्चों, हाइड्रोजन एटम का जो मास है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है, वही 1 AMU के बराबर है। यानी अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसी एटम का मास, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए AMU से? नहीं आया समझ में? अभी आ जाएगा, देखो ऐसे समझो। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा सोडियम, है ना, यहां लिखा था 11, यहां लिखा था 23, है ना। अब ध्यान दो, अब ये ऊपर वाला जो नंबर है ना बच्चों, इसको अपन क्या कहते हैं? 23 को, इस 23 को कहते हैं मास नंबर, यानी द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। अब सुनना ध्यान से, संख्या है तो उसका कोई यूनिट होगा क्या? जवाब है नहीं। अभी मैं कहूं कि कितने बच्चे हैं क्लास में, तो आप क्या कहोगे कि सर 12 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, या 50 बच्चे हैं। क्या उनके साथ कोई यूनिट लगाओगे आप? क्या किसी संख्या के साथ ऐसे लगाएं? अपन कहेंगे भाई 12 किलोग्राम बच्चे हैं। अबे ऐसे थोड़ी ना होता है, उसके साथ किलोग्राम, न्यूटन, है ना, ये सब नहीं लगाते हैं। तो नंबर के साथ कभी भी यूनिट नहीं लगाना है, ये याद रख लो। मास नंबर लिख रहे हैं तो कोई यूनिट नहीं लगाएंगे, सिर्फ नंबर लिखेंगे 23। लेकिन अगर मैं कहूं कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम, सोडियम एटम, यानी सोडियम परमाणु के, सोडियम परमाणु के एक, सोडियम परमाणु के, उल्टा लिख दिया, सोडियम के एक परमाणु, ऐसे लिखना था, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान अगर मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों?
तो मैं ऐसे केस में लिखूंगा 23U लिखूंगा, या फिर लिखूंगा 23AMU लिखूंगा। देखो अब यूनिट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? यूनिट लगाना पड़ेगा। अब नंबर लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? हम उसके मास या कह दो द्रव्यमान की बात कर रहे हैं बच्चों, इसलिए हमें उसके पीछे यूनिट लगाना पड़ेगा। सर द्रव्यमान को तो किलोग्राम में नापते हैं, आप तो यहाँ यू लिख रहे हो, एएमयू लिख रहे हो। इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये न्यूक्लियनों की संख्या बता रहा है, नंबर 23। तो कितने न्यूक्लियन है? 23 न्यूक्लियन है। लेकिन वजन टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे? तो 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम से। ऐसा क्यों किया मैंने बच्चों? इसलिए किया क्योंकि 1U या 1AMU का वैल्यू ये होता है, इसलिए हमने इसके पीछे ये लगाया। अब वापस ध्यान रख लेना, जब मैं एक परमाणु की बात कर रहा हूं, एक एटम की बात कर रहा हूं, तो ये लगाना है ना, इससे मल्टीप्लाई करवाना है, राइट। लेकिन अगर मोलर मास की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोडियम एटम्स, यानी सोडियम परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान। तो ऐसे केस में बच्चों आप इसके पीछे लिखेंगे 23 ग्राम। वापस सुन लेना ध्यान से, 23 ग्राम लिखेंगे, फिर वहां एएमयू नहीं लिखना है, मोलर द्रव्यमान बोल दे। क्या? मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। तब हम पीछे ग्राम लगाएंगे, यू नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना चीज। मोलर मास का मतलब हो गया बच्चों कि अगर मैं एक मोल एटम्स ले लूं, कितना ले लूं? एक मोल। एक मोल पता है ना, एवोगाद्रो नंबर के बराबर, जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है जिससे हमसे ना बोला जाएगा। क्या बताया था कि भाई हमें ना बोला जाएगा? ना मतलब, अरे ना मतलब एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर या एवोगाद्रो संख्या, इंग्लिश में एवोगाद्रो नंबर लिखते हैं, और वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना। हालांकि एवोगाद्रो नंबर का यूनिट भी है। सर आपने कहा था नंबर नहीं होता, ये इसलिए है ताकि ये समझ में आए कि ये कितने चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके साथ मोल इनवर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोल इनवर्स। क्या लिखते हैं? मोल इनवर्स लिखते हैं। वैसे किसी भी नंबर के आगे हम यूनिट नहीं लगाते हैं, लेकिन एवोगाद्रो संख्या के साथ आप उसका यूनिट लगाएंगे और वो होगा मोल इनवर्स। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए। देखिए वापस देखना, अगर मैंने लिख दिया होता फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, जबकि यहां पर होता है 12, यहां होता है 24, है ना, 24। तो अगर मुझे ये पूछा जाता मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो मुझे क्या लिखना चाहिए था ऐसे केस में? ऐसे केस में मैं यहां पे लिखूंगा 24U, यानी 24 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये लिखूंगा। अगर मुझे ये पूछा जाता कि मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम एटम्स, तो मुझे क्या लिखना चाहिए था ऐसे केस में? यानी मैग्नीशियम परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान। तो क्या करेंगे बच्चों? ऐसे केस में लिखेंगे 24 ग्राम। क्या लिखेंगे? 24 ग्राम लिखेंगे बच्चों। समझ में आ रही बात? पीछे ग्राम लगाएंगे तो मोलर मास आ जाएगा, पीछे यू लिखेंगे तो एक एटम का यानी कि एक परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। क्लियर है ना यहां तक?
अच्छे से चले आगे। देखिए, इसके बाद रेडियस की बात करते हैं कि भाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों। देखिए, जैसा कि हमें पता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था एटम के अंदर। किस चैप्टर के अंदर पढ़ा था? एटम के अंदर पढ़ा था। रेडियस निकालने के लिए तो वो ऑर्बिट का, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस होता था, यानी कि एटम मतलब परमाणु होता है, परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती थी, है ना, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा होती थी उसकी त्रिज्या, जो उसका फॉर्मूला था माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और एंगस्ट्रम लिखते थे। ये फॉर्मूला बोर मॉडल में आपने पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? बोर मॉडल में। कई बच्चे क्या करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को ये समझ लेते हैं, लेकिन ये एटम के लिए वैलिड है बच्चों। किसके लिए वैलिड है? एटम के लिए। ठीक है, एटॉमिक रेडियस निकालना है तो हम ये काम में लेते हैं फॉर्मूला, लेकिन अगर नाभिक का त्रिज्या पूछ रहा है तो ये काम में नहीं लेंगे। नाभिक की त्रिज्या के लिए हमें एक द्रव मॉडल, है ना, द्रव मॉडल, या हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिक्विड मॉडल, है ना, लिक्विड ड्रॉप मॉडल कह दो। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, कौन सा मॉडल? लिक्विड ड्रॉप मॉडल, यानी द्रव बूंद मॉडल नाभिक के लिए दिया गया था। नाभिक के लिए दिया गया था। उसमें हमें पता चला कि जो रेडियस होता है वो द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो जब हम इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट लगाते हैं R0 और उसकी पावर लगा देंगे 1/3। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? अब यहां पर ये फॉर्मूला हमारे लिए कारगर है भाई, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें सही लग रहा है। अब इस R0 को हम क्या कहेंगे यहां पर? तो R0 एक कांस्टेंट है बच्चों, जिसका वैल्यू 1.2 फर्मी होता है। 1.2 फर्मी, एक फर्मी जो है उसमें 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये R0 एक कांस्टेंट है बच्चों, जो आपको याद रखना है, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, अर्न नहीं, लर्न करना है। ठीक है, सही? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? वापस बोल दूं? देखो ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, यहां पर 1/3 आएगा, वो थोड़ा एक के ऊपर एक अक्षर आ गए थे। क्लियर है ना यहां तक? तो सर ये एग्जाम्पल से समझा दो ना प्लीज। आ जाओ, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे 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 मैंने बनाया एक न्यूक्लियस। ठीक है, किसका बनाया भाई? जैसे सोडियम का ही मान लो, है ना, सोडियम का भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम, मतलब आपकी इच्छा हो जिसका बना लो आप, है ना। तो मैं अभी फिलहाल एल्यूमिनियम का ले लेता हूँ। चलो, किसका ले लेता हूँ? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का यहाँ आ जाएगा 27 और यहाँ आ जाएगा 13। मतलब एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 13 है, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या 27 है। सही? इसका मुझे रेडियस निकालना है। ये क्या है? इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब बोले तो नाभिक, बोले तो नाभिक। इसकी त्रिज्या कैसे निकालें बच्चों? सबसे पहले सोचो कि इसका मास नंबर क्या है। तो हमें पता है इसका मास नंबर 27 है, यानी इसका द्रव्यमान संख्या 27 है। अब फॉर्मूला हमें कहता है R इक्वल्स टू R0 a⁻1/3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? 1.2 फर्मी, क्योंकि R0 का वैल्यू तो यही था, और इनटू में क्या कर देंगे? मास नंबर यानी कि 27 की पावर 1/3 लगा देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1.2 फर्मी इनटू 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो R का वैल्यू आ जाएगा 3.6 फर्मी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इस न्यूक्लियस का रेडियस निकल गया। एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम के नाभिक का मतलब न्यूक्लियस का रेडियस इतना है, 3.6 फर्मी है। समझ में आई बात? चले आगे, एक और देखो, एक और एग्जांपल देखो। जैसे मान लो मैंने ले लिया होता जर्मेनियम। क्या ले लिया होता? जर्मेनियम।
32 नंबर पे आता है, और यहां पर आ जाएगा बच्चों 64 मान लो। तो इसका मास नंबर है कितना? इसका मास नंबर है 64, और हमें पता है आर निकालने के लिए क्या करना है। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी नाभिक है। ठीक है बच्चों, तो आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है, वैल्यू रख दो यहाँ पर 1.2 फर्मी, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 64 की पावर 1/3 से। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.2 फर्मी इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.8 फर्मी। समझ आया? तो बहुत ही आसान चीज है, आसानी से याद की जा सकती है, समझा जा सकता है। ठीक है, कि सर अगर मेरे को मास नंबर ही नहीं पता हो तो ऐसा है, देखो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा होगा ही नहीं। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका मास नंबर लिखा हुआ होगा, क्योंकि आप एटॉमिक नंबर रट सकते हैं, मास नंबर नहीं रट सकते, क्योंकि मास नंबर जो है बच्चों वो चेंज होता रहता है। जैसे कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है ना, कार्बन 13 भी होता है। अरे तो सही है ना, हमारी ये टेंशन खत्म। अपने को ये टेंशन लेने का ही नहीं है कि सर हमें एटम दे दिया और पूछ लिया कि बताओ इसके न्यूक्लियस का रेडियस कितना। अबे तो क्या टेंशन लेना है, उसका मास नंबर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि बिना मास नंबर लिखे क्वेश्चन देते। तो फिर तो आसान है सर, कर लेंगे ना। चले आगे, देखिए अब बात करेंगे वॉल्यूम की। किसकी बात करेंगे? अरे किसकी बात करेंगे? आयतन की। आयतन मतलब वॉल्यूम। सर आयतन मतलब वॉल्यूम तो होता है, पर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब कि जगह कितनी घेरता है कोई चीज, उसको कहते हैं वॉल्यूम या आयतन, है ना। तो न्यूक्लियस कितनी जगह घेर रहा है हवा में, वो कहलाएगा उसका वॉल्यूम। अब सर न्यूक्लियस को हम कैसे मान सकते हैं? न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल शेप का मान सकते हैं। स्फेरिकल मतलब गोलीय। क्या मान सकते हैं? गोला मान सकते हैं, गोला। ये देखो बना रखा है ना। तो इसका रेडियस कितना हुआ बच्चों? इसका रेडियस, तो मैं मान लेता हूं कि ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है, और रेडियस है आर। रेडियस कितना है? आर। रेडियस कितना है? आर। सही। अब देखना यहां पे ध्यान से, इसको कैसे करेंगे। तो हमें पता है कि वॉल्यूम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। होता है कि नहीं होता है? यस होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर रेडियस निकालना है तो हम लिखते हैं आर नॉट ए टू द पावर 1/3 लिखते हैं ना बच्चों। तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा, मतलब यहां पर पावर 3 लगाऊंगा, तो सीधी सी बात है यहां पर भी मुझे पावर 3 लगाना पड़ेगा ना, और इधर भी लगाना पड़ेगा। तो यहां पर लगाया अपन ने 1, इस पूरे की पावर 3 लगाया, तो इस 3 से ये 3 तो कैंसल आउट हो गया ना, हो गया। तो क्या आ गया? आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर नॉट क्यूब और ए की पावर 1, यानी सिर्फ ए लिख दो। तो यहां लिखा जा सकता है v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, और यहां क्या लिखेंगे? आर नॉट क्यूब इंटू ए लिखेंगे। अब देख सकते हैं कि ये पूरा तो कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम की डिपेंडेंसी किस पर है? मास नंबर पर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो मास नंबर पे कैसे डिपेंडेंट है। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। 4 ऑप्शन दे दिए, लिख दिया ए स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, ए क्यूब पे डिपेंडेंट है, ए की पावर 1/3 पर डिपेंडेंट है। तो सही आंसर आएगा कि ए की पावर 1 पर डिपेंडेंट है ये, है ना। रेडियस था ए की पावर 1/3 पे डिपेंडेंट, है ना। ये ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आते हैं ना बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो ऐसे ही होते हैं। इतना टफ नहीं होता है कि हमसे नहीं होगा, बस हम क्या मन से हार जाते हैं, इसलिए हमसे पेपर नहीं होता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सही है ना। तो इस चीज को दिमाग में सेट करो। देखो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं हूं नहीं, बहुत ऐसे आपको मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप किसी को भी सुन सकते हो और उसके थ्रू आप मोटिवेशन ले सकते हो।
लेकिन ये मोटिवेशन तब तक ही बना रहेगा जब तक कि आप उसको सुनते रहोगे। रियल मोटिवेशन आता है अंदर से। जब आपके मन में किसी चीज को पाने की चाह होगी ना, मतलब मेरे को ये करना है तो करना है तो करना है, बस एक सनक चलेगी ना दिमाग में, तो फिर किसी मोटिवेशन की, बाहर वाले मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। सेल्फ ड्रिवन इंटरनल जो मोटिवेशन है ना, जो अंदर से जो मोटिवेशन आपको आ रहा है, वो सफिशिएंट होगा। वैसे मैं बहुत सारी कविताएं वगैरह, शायरी वगैरह लिखता था पहले, हालांकि सब मैंने छोड़ दिया। तो मैं ज़्यादातर मोटिवेशन ही लिखता था, उसमें से एक सुनाना चाहूँगा आपको, शायद आपका मोटिवेशन थोड़ा बिल्डअप हो। देखिए, वो कुछ मैंने लाइन ऐसे लिखी थी, बिछे ज़रूर हैं शूल मेरी राह में, बिछे ज़रूर हैं शूल मेरी राह में, एक एक कर निकालूंगा, मैं चल पड़ा हूं संघर्ष पथ पर, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो ये लाइन आई थिंक मेरे हिसाब से उन सारे बच्चों के लिए है जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई अपने से तो नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा, अपन से ही जो होगा। समझे कि नहीं समझे? किससे होगा? अपन से ही होगा। समझे कि नहीं समझे? तो टेंशन नहीं लेने का, पढ़ते रहो, सीख जाओगे। ठीक है, चले आगे। आ जाओ। अब है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व, अब घनत्व का एक सिंपल फॉर्मूला आपने को पता है, वो है मास बाय वॉल्यूम। क्या है? मास बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। इसे ही हम कहते हैं घनत्व। नहीं समझ में आया? देखो अभी बहुत समझाते हैं, बहुत सिंपल चीज है। अगर आपको किसी का भी घनत्व निकालना है तो आप उसका 1 लीटर ले लो। है सर 1 लीटर? तो हाँ, तो लीटर में नापेंगे क्या? अरे मेरी बात सुनो, घनत्व नापने के लिए हमें आयतन की जरूरत होगी, क्योंकि आयतन तो फिक्स करना पड़ेगा। अब 1000 लीटर तो तुम कहीं से ले नहीं सकते कोई चीज। 1000 लीटर तो बहुत ज्यादा हो जाता अमाउंट किसी का भी। तो अगर हम, जैसे मान लो मैं ऑयल का डेंसिटी निकालना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा कि 1000 लीटर अगर मैं ऑयल लेता, उसका जो भी वजन होता, तो उस वजन को उस 1000 लीटर से डिवाइड लगा देंगे, तो उसका डेंसिटी आ जाएगा। बट 1000 लीटर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड लगाएंगे। जो 1 लीटर का मास आया, उस मास को डिवाइड कर देंगे उसके 1 लीटर से, है ना, मतलब उसको चेंज कर लो किसमें, मीटर क्यूब में, है ना। तो आ जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब, और उससे आप निकाल सकते हैं डेंसिटी। बट ये तो रही आम चीजों की बात की, है ना। क्या न्यूक्लियस की डेंसिटी ऐसे निकाल सकते हैं? तो जवाब है नहीं, ऐसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि केवल न्यूक्लियस तो हम किसी चीज का ले ही नहीं सकते ना। तो फिर ऐसे केस में क्या करें, हम डेंसिटी कैसे निकालें? तो एक तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं, आज ये देखते हैं। तो डेंसिटी का एक जनरल फॉर्मूला, डेंसिटी को रो से शो करता है, जो कि होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, ये है घनत्व या डेंसिटी का एक जनरल फॉर्मूला। और मास मतलब होता है द्रव्यमान, और वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। तो अगर मुझे रो निकालना है तो मुझे दोनों चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। अब एक नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है, मतलब एक न्यूक्लियस का मास कितना होता है, तो वो पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो मास नंबर है उसके पीछे यू लिख देते हैं। याद है ना, यू था यूनिफाइड मास, जिसका वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और उसको आयतन से, तो अभी आयतन अपन ने पीछे निकाला, वो था 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। कहां से लिखा? ये देखो, यहां से लिखा। ठीक है, ये वाला। तो इस ए से ये वाला ए तो कैंसिल आउट हो गया, और 3 को ऊपर भेज देंगे तो रो का वैल्यू आ जाएगा 3u/4 पाई आर नॉट क्यूब। और जब इसको अपन, ये 34 नहीं है ना, ये 3u है बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, ये है 3u। ठीक है, और जब मैं इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दूं, यानी 3 लिख दूं, u का वैल्यू आपको पता ही है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और यहाँ पर 4 पाई का वैल्यू 3.14, और आर नॉट क्यूब, तो आर नॉट का वैल्यू क्या था बच्चों, आर नॉट का वैल्यू था अपने पास 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर, और उसका क्यूब कर देते हैं। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो रो का वैल्यू हमें मिलेगा 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब मिलेगा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब नाभिक का घनत्व कांस्टेंट होता है, चाहे हम कोई भी एलिमेंट ले लें। यस,
चाहे लोहा ले लो, चाहे सोना ले लो, चाहे सिल्वर ले लो, चाहे कुछ भी, या प्लैटिनम ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, किसी भी एलिमेंट का आप न्यूक्लियस ले लो, उसका डेंसिटी इतना ही रहेगा और वो फिक्स है। कितना है? 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। यानी कि अगर मैं 1000 लीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब अगर मैं पिघला हुआ कोई नाभिक ले लेता, नाभिक मोलन स्टेट में है, कल्पना है, सिर्फ सिर्फ कल्पना, अगर ले लेते तो उसका वजन करते तो आता 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम। लेकिन वही अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूं, जैसे आयरन की बात कर लेते हैं, आयरन का मैंने वजन ले लिया, या फिर मरकरी ले लो, जैसे मरकरी तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में होता ही है, अगर मैं सपोज करो मरकरी ले लेता 1000 लीटर फॉर एग्जाम्पल, तो मरकरी 1000 लीटर लेते ना, तो उसका वजन कितना आता? उसका वजन आता 13.6 इंटू 10⁻3 किलोग्राम, यानी 13,600 किलोग्राम होता। 13,600 किलोग्राम भी बहुत ज्यादा है, 1000 लीटर का वजन है ये। लेकिन अगर मैं सिर्फ उसका मरकरी का सिर्फ क्या ले लेता, न्यूक्लियस ले लेता, तो उसका वजन तो मैं बोल भी नहीं सकता, उतना ज्यादा। ये सर, ये तो शिवजी के धनुष से भी बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। यस। तो 1000 लीटर का द्रव्यमान भाई 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम होता। तो ये नंबर याद कर लीजिए, 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम, 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो एग्जाम में ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं। जैसे पूछ लिया, मान लो कि भाई न्यूक्लियस लिया मैंने, है ना, किसका लिया? न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड लिया, ठीक। अब इसकी डेंसिटी निकालनी है ना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मरकरी। देखो समझो भाई, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, स्वर्ण नाभिक का घनत्व, नीचे लिख दिया पारे के नाभिक, मरकरी को पारा बोलते हैं ना, नाभिक का घनत्व। सर ये दो तो अलग अलग एलिमेंट है, तो घनत्व क्या अलग अलग आएगा? नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 1। सर गोल्ड की जगह मैं सिल्वर कर दूं तो कर दो सिल्वर, क्या दिक्कत है? सबका न्यूक्लियस सेम, सबके न्यूक्लियस का डेंसिटी तो सेम ही है, इसलिए 1 ही आएगा हर बार। चाहे इधर गोल्ड को मरकरी कर दो, या कुछ और लिख दो, सिल्वर लिख दो, या प्लेटिनम लिख दो, या निकल लिख दो, कोबाल्ट लिख दो, मैग्नीशियम लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो 1 ही आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई समझ में बात? चलें भाई आगे। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, विभिन्न प्रकार के नाभिक, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए हमने क्या किया कि देखो 4 तरह की चीजें पढ़ेंगे हम। कितने तरह की? 4 तरह की चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम आइसोटोप्स, आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक। दूसरा पढ़ेंगे अपन आइसोबार्स, आइसोबार्स मतलब समभारिक, समभारिक। एक हम पढ़ेंगे आइसोटोन्स, आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रॉनिक। और फिर लास्ट वाला पढ़ेंगे मिरर, मिरर न्यूक्लियस, या न्यूक्लियाई कर दो, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई प्लूरल वर्ड है ना, जहां जहां यूएस हो रहता है ना उसको हटा करके आई लगा देते हैं। जैसे न्यूक्लियस है तो इसका प्लूरल बनाना है तो यहाँ पे अस को हटा दो और आई लगा दो। ऐसे ही रेडियस में हो जाता है रेडियाई, है ना, ये तो पता ही होगा तुम्हें। ये इसको हम दर्पण नाभिक कहते हैं, हिंदी में दर्पण नाभिक है ये। इनको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे आइसोटोप्स में आप याद कर लो कि जेड सेम होगा, जेड क्या होगा? सेम। और मास नंबर ए जो है वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर देखें आइसोबार्स के अंदर यानी समभारी के अंदर
तो ए क्या होगा, सेम। अरे यार, ए तो क्या होगा, सेम, और जेड क्या होगा, डिफरेंट। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें a माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा, सेम। ठीक है, इसके अंदर देखें तो इसमें फ्लिप हो जाते हैं। जैसे मान लो दो न्यूक्लियस है, तो इसमें यहाँ जो प्रोटॉन है तो यहाँ वो न्यूट्रॉन के बराबर हो जाता है, और यहाँ वाला जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ वाले प्रोटॉन के बराबर हो जाता है। कैसे, अभी देखना, आगे मैं समझा दूंगा डिटेल में। अभी तो मैंने शॉर्ट में सिर्फ आपको लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप याद कर पाए। अब मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक। समस्थानिक क्यों कह रहे हैं, समस्थानिक मतलब जिनका स्थान समान हो, पर कहाँ, स्थान कहाँ समान हो, स्थान समान हो पीरियोडिक टेबल में। किसमें बच्चों, पीरियोडिक टेबल में, यानी आवर्त सारणी में। इसलिए हम इसे लिख रहे हैं समस्थानिक। अब पीरियोडिक टेबल आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड है वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, यानी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है। इसलिए Z क्या होना चाहिए, अगर सेम हो जाए तो उसे एक ही जगह रखा जाएगा, इसीलिए नाम है समस्थानिक। तो isotopes are the elements that all have the same number of atomic number but different mass number. Same number of, ऐसे हटा दो, same atomic number and but different mass number। यानी समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप हाइड्रोजन के, ये तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है ना, आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा कैमरे में। तो मैं एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अगले पेज पे ले जाता हूँ आपको, वहाँ से इसको थोड़ा सा डिटेल में और ढंग से समझा पाऊंगा मैं। यहाँ पर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट आ रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पे चल जाते हैं ना। यहाँ से मैं पेज ऐड करके यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, अभी मैं जो लिखने वाला हूँ उसको समझना, आइसोटोप समझ में आ जाएगा। देखो इधर, सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु के समस्थानिक, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स ऑफ, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। कैसे करेंगे भाई, देखना यहाँ पे ध्यान से। तो तीन जैसे अपन लिख रहे हैं, वन, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ लिखा 1H1, यहाँ लिखा 1H2, यहाँ लिखा 1H3। इसे हम कहते हैं प्रोटियम, कई जने प्रोटीनियम भी कहते हैं, ये प्रोटियम और या फिर प्रोटीनियम, कई जगह प्रोटीनियम लिखा हुआ रहता है, तो लिख दिया मैंने, दोनों ही लिख दिया, प्रोटियम या प्रोटीनियम, प्रोटीनियम। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, या है ना, हिंदी में कहते हैं इसे, ऐसे लिखेंगे है ना, ड्यूटीरियम। यह है अपना ट्राइटियम, ट्राइटियम, है ना। अब इनमें क्या खास बात है, देखो इन सब का जो नीचे वाला नंबर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो ये वाला नंबर सेम है कि नहीं है, सब जगह 11111 है ना, सब जगह क्या है 11111। इसका मतलब ये है कि इन सब में, इन सब के लिए z का वैल्यू तो 111 ही है। लेकिन मास नंबर देखो तो सबका अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है कि नहीं है। राइट। अब अगर मैं कहूँ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स सब में कितने हैं, एक एक एक, प्रोटॉनों की संख्या तो समान है। लेकिन अगर वही बात करें हम
न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल सकते हैं? तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, देखो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम a माइनस जेड करते हैं, तो कर दो a माइनस जेड, तो क्या आ जाएगा 0, इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 1, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो अलग अलग हैं सब में, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है बच्चों, तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक और देखो एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो मैंने लिख दिया होता कार्बन का, जैसे है ना, कार्बन के समस्थानिक। तो कार्बन के समस्थानिक जो है बेसिकली दो तरह के मैं बता देता हूँ समस्थानिक। एक कार्बन 12 होता है और एक कार्बन 14 होता है। देखा जाए तो दोनों में Z का वैल्यू तो सेम ही है और A का वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ Z का वैल्यू 6 है, लेकिन A का वैल्यू यहाँ 12 है और यहाँ 14 है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, न्यूट्रॉनों की संख्या, इसके अंदर तो 6 है और इसके अंदर कितने हो गए 8, है ना? क्योंकि देखो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है, तो 6 और 6 मिलकर कितने हो गए 12, नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो गए 12। इधर देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है, तो 8 और 6 मिलकर हो गया 14, राइट? अब इसके क्या यूजेस हैं, है ना? जनरली आइसोटोप्स जो हैं इनके बहुत सारे यूजेस होते हैं। एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है टॉपिक, तो मैंने यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑलरेडी लिख दिया है, ताकि आपको नोट्स जो है प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं हो, आप यहाँ से पढ़ लो, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को याद कर लो। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है ना? तो यहाँ देखिए कैसे करना है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे टेलीग्राम पर आपको इसके पीडीएफ अवेलेबल करवा पाऊँ। तो मैं जो भी इसका जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं नीचे अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी टीम को कह करके लगवा दूंगा, सो दैट आप वहाँ से आप इसका पीडीएफ एक्सेस कर पाएँ। पीडीएफ मिल जाएगा तो क्या आपके लिए नोट्स भी बना, नोट्स आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट वहाँ पे जाना है, रीड करना है, और क्योंकि इतना टाइम नहीं है बच्चों कि आप उसको बैठ करके लिखें। ठीक है, आप तो क्या करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि भई मुझे ये लिखना चाहिए, तो याद करके बिना देखे लिखिए, ताकि आपको अच्छे से वो याद हो जाए। देखिए आगे, तो यूरेनियम आइसोटोप जो है वो यूज होता है कहाँ पर? फ्यूल्स, एज अ फ्यूल यूज होता है कहाँ पर? रिएक्टर में। आपको पता होगा यूरेनियम के भी आइसोटोप्स होते हैं, मैं समझाता हूँ। देखो, यूरेनियम जो नेचर में मिलता है ना, वो ज्यादातर 238 मिलता है। क्या मिलता है? 238। बट ये यूजलेस है हमारे लिए। हमारे लिए यूज वाला कौन सा है? यूरेनियम 235 यूजफुल है, जिसे हम कहते हैं रिच यूरेनियम। क्या बोलते हैं? रिच यूरेनियम बोलते हैं बच्चों। रिच यूरेनियम यानी कि समृद्ध यूरेनियम, समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। ये रिच यूरेनियम क्या करता है बच्चों, समझना चीज को। ये रिच यूरेनियम क्या करता है कि इसको हम काम में लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेचर में ये मेयरली 2% आपको मिल जाएगा, मेयरली 2%। ठीक है, बाकी ज्यादातर जो 98% है वो यूरेनियम 238 है, जो कि यूजलेस है, बेकार है, हमारे काम का नहीं है। हमें हमें चाहिए यूरेनियम 235। इसीलिए मैंने कहा ना कि आइसोटोप काम में ले रहे हैं। यूरेनियम का आइसोटोप कौन सा? यूरेनियम 235, जिसे हम फ्यूल में काम में ले रहे हैं। ठीक इस तरीके से कोबाल्ट का जो एक आइसोटोप है कोबाल्ट 60, इसका यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में। कीमोथेरेपी आपने नाम सुना होगा, केमोथेरेपी या कीमोथेरेपी, 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 है ना, कीमोथेरेपी, इसमें यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। और इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, गॉइटर मतलब एक घेंघा नाम का एक रोग होता है, उसमें आयोडीन के एक आइसोटोप का यूज किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई थिंक यहाँ तक अच्छे से। देखिए एक चीज और बता देता हूँ, देखो बहुत मजेदार चीज है। चेरनोबिल नाम की एक जगह, यूक्रेन में एक जगह थी चेरनोबिल, जहां पर 1986 के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर जो में लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से वहां पर जो रेडिएशन फैला, उससे कई लोग मारे गए थे। कहते हैं कि उस समय, जैसा कि आंकड़े कहते हैं
अब आंकड़े कुछ भी कहें पता नहीं मुझे भी, बट उसके हिसाब से क्या कहा जाता है कि वहाँ पे 35 लोग के आसपास मारे गए थे। लेकिन उसके जो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो लीकेज हुआ था, जिस रेडिएशन की चपेट में कितने लोग आए थे इसका कोई अंदाजा नहीं है, और उससे कितने लोग मारे गए थे ये भी नहीं पता, क्योंकि रेडिएशन की चपेट में आने के बाद एट इंस्टेंट कई लोगों की डेथ हो गई, कईयों की 1 साल या 2 साल बाद डेथ हो गई, बट कितनी डेथ हुई पता नहीं है। पहले इस चेरनोबिल रिएक्टर के अंदर में जो चेरनोबिल नामक जो जगह है यूक्रेन में, यहाँ पर जो रिएक्टर नंबर 4 था ना, उसके डिजाइन में कोई फ्लॉ रह गया था, मतलब कुछ कमी रह गई थी, जिसकी वजह से ये लीकेज हुआ था। और एक चीज और बता दूं कि इसमें इस्तेमाल यूरेनियम 235 नहीं करते थे। हैं सर, अभी तो आपने कहा यूरेनियम 235 करते हैं। उस समय यूज करते थे प्लूटोनियम। क्या यूज करते थे? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम 239। क्या यूज करते थे? प्लूटोनियम 239। इस प्लूटोनियम 239 का हम करवाते थे अल्फा डीके। जब इसका अल्फा डीके करवाते थे तो ये बदल जाता था यूरेनियम में। किस में बदल जाता था? यूरेनियम में बदल जाता था, जिसे काम में लिया जाता था। इसमें ये रिएक्शन है, मैंने लिख दिया है। मैं आगे आपको अल्फा डीके पूरा समझाऊंगा तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तो याद रखना है, काम की बात है कि सर ये एग्जाम में पूछा जाएगा, जवाब है नहीं पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन याद रख लो क्या है, छोटी सी बात है ना। प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता था। ये अल्फा डीके जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मजा आएगा आपको वहां पे। अल्फा डीके फिर आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चले आगे। देखिए, आइसोबार्स यानी समभारिक। समभारिक क्या होते हैं बच्चों? आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे तत्व होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो क्या होती है, समान होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्याएं परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको तो समझ में आ जाएगा। जैसे आर्गन लिया मैंने, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है बट मास नंबर 40 होता है। और ऐसे ही मैंने एक और लिया कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर 40 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, सेम है। ए का वैल्यू क्या है बच्चों? ए का वैल्यू तो आपको सेम दिख रहा है, बट जेड अलग अलग है ना। ये आइसोबार्स है, समभारिक है। एक और एग्जांपल दूं तो जैसे नाइट्रोजन लिखा मैंने, यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ 15 लिख दिया। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ 15 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मास नंबर क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। इस मास नंबर सेम यानी कि द्रव्यमान संख्याएं सेम चल रही है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समभारिक। ठीक है, आगे देखो। अब है सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन्स। सम न्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, ये सर कैसे? देखिए यहाँ पर जैसे मैंने मान लो एक नाइट्रोजन लिया, ठीक है, और यहाँ लिखा 7, और यहाँ ले लिया मैंने ऑक्सीजन। ये आप देखो जरा, इसमें देखो, अगर इस वाले केस में देखो तो अगर मैं a माइनस जेड करता हूँ, a माइनस जेड मतलब 15 माइनस 7 करता हूँ तो कितना आता है, 8 आता है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, इसमें अगर मैं a माइनस जेड करता हूँ तो आता है 16 माइनस 8, मतलब कितना आता है, 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, आइसोटोन्स हो गए। क्या हो गए? एक दूसरे के आइसोटोन्स हो गए। ये सर और एग्जाम्पल भी, हाँ बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं अपन। जैसे कार्बन बनाया, ठीक है, कार्बन 6 लिखा और यहाँ लिख दिया 13 लिख दिया, कार्बन 13। और यहाँ लिख दिया मैंने नाइट्रोजन, और यहाँ लिख दिया। अब देखो ये दोनों भी क्या हैं, ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर a माइनस जेड करता हूँ, क्या करता हूँ, a माइनस जेड, तो क्या मिलेगा हमें, a माइनस जेड करने पर 13 में से 6 कम कर लो तो कितना बचता है, 7। और इसमें भी अगर a माइनस जेड कर लो यानी 14 माइनस 7 करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 7 मिलता है। तो हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, ये है हमारे सम न्यूट्रॉनिक, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। इसके साथ एक लास्ट जो है वो है मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई को अपन दर्पण नाभिक कहते हैं। और दर्पण नाभिक क्या होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, जैसे फ्लिप कर जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने प्रोटॉन लिखा, न्यूट्रॉन लिखा, यहाँ भी लिखा प्रोटॉन और यहाँ लिखा न्यूट्रॉन। अब इधर तो मान लो प्रोटॉन 7 लिया, न्यूट्रॉन लिया 7, इसमें न्यूट्रॉन लिया 8 तो इसमें प्रोटॉन लिया 8। फ्लिप कर गए ना नंबर्स।
तो ये तो क्या बन रहा है, देखो एटॉमिक नंबर 7 पे आता है नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन 8 और 7 कितने होंगे 15। ऐसे ही इसको अगर देखो ध्यान से तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 पर आता है ऑक्सीजन, और इसको 8 और 7 को जोड़ो तो 15। अब एक मजे की बात, जितने भी मिरर न्यूक्लियाई होते हैं वो सारे के सारे समभारिक भी होते हैं, क्योंकि इसका देखो ऑटोमेटिक अपना मास नंबर सेम मिल रहा है ना। इसलिए ये जो मिरर, जितने भी मिरर न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के समभारिक भी होते हैं, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन सारे समभारिक मिरर न्यूक्लियाई हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो समझ में आया यहाँ तक?